अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अच्छा, ये मैंने एक सी प्लस प्लस का एक बेसिक सा कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हम बेसिक्स को डील करेंगे। उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जो दूसरे जिनको आती है वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए जो अभी सी प्लस प्लस को स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू से समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको ईजी वर्डिंग में कवर कर सकूँ। और बात करें अगर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में कि इसको किस तरह इंस्टॉल करना है, तो इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं जाके चैनल पे। और वी एस कोड के अलावा आपको मिंजी डब्ल्यू का सेटअप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि सी प्लस प्लस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है वी एस कोड, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कैसे कोडिंग कर सकते हैं, वो हम सब सीखेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा फाइल में जाने के बाद आप जो भी फ़ोल्डर चाहें फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। जिसमें आप अपनी फ़ाइल्स को सेव करना चाहते हैं उस फ़ोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसको ओपन किया, और जो भी मैं कोडिंग जो भी मेरी फ़ाइल्स होंगी सी प्लस प्लस की कोड की, वो सारी इस फ़ोल्डर में सेव होंगी। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी फ़ाइल का नाम जो रखना चाहते हैं वो रखेंगे। और इसके बाद जो इसका इंडेक्स होता है वो होता है डॉट सी पी पी, और फाइल का नाम और उसके बाद डॉट सी पी पी। इसके बाद वी एस कोड में ये एक एक्सटेंशंस मार्केट प्लेस है जहाँ हम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। और ये मेरी कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड हुई हैं। इसमें सी प्लस प्लस की थीम्स और कोड रनर जो आपके कोड को रन करने में मदद करता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक्सटेंशंस जो है सर्च करते हैं और आपको कोई एरर मिलता है, एक्सटेंशंस मिलती नहीं है, शो नहीं होती। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है जो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चैनल पे जाके। उसके बाद सी प्लस प्लस का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसके ऊपर हम हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करते हैं, और एक इंट मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम मेन कोड लिखते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहा है स्क्रीन पे सी आउट की मदद से। और सी आउट ने ये हेलो वर्ल्ड किस तरह प्रिंट किया, सी आउट को भी देखेंगे, इसके अलावा दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमने फ़ाइल बनाई थी, फ़ाइल बनाने के बाद आप सारा हम जो भी हमने सिंटैक्स देखा हम उसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं सारा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी होता है स्निपेट्स, उसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम करते हैं। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम जब करते हैं, ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने प्रोग्राम में अपने यूज़ करनी है। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो एरर आ सकते हैं। तो इसी तरह सी आउट होता है, सीन होता है, वो इसी लाइब्रेरी से आता है, और जो इनपुट आउटपुट होता है वो भी सारा यही करके देता है। इसके अलावा यूजिंग नेम स्पेस या एसटीडी होता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और इंट मेन फंक्शन होता है जो मेन होता है जिसमें हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं, और एंड में हम रिटर्न ज़ीरो करते हैं, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम इंट मेन फंक्शन को समझ लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जो कोड होता है, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आता है, उसके अंदर आता है, और सारा कोड वही रीड करता है जो उसके अंदर होता है, और उसी को सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर ही हम सारा काम करते हैं। उसके बाद आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे एक इंट है, ये एक डेटा टाइप है। इसके अलावा जैसे फ्लोट है, ये भी एक डेटा टाइप है। और इसी तरह एक कैर है, वो भी एक डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप्स होते क्या है? इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और कैर क्या होता है? ये एक्चुअली में एक, समझ लें, एक कंटेनर होता है, ठीक है। और ये अपने अंदर कुछ स्टोर करके रखते हैं, अपने अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं, और ये एक तरह की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। इंट अलग किस्म की वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट अलग किस्म की वैल्यू को स्टोर करेगा, और कैर जो है वो अलग किस्म की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इंट ए जो है, ये ए वेरिएबल है। ये आप कुछ भी रख सकते हो, नाम ए रख सकते हो, बी रख सकते हो, जो मर्ज़ी रख सकते हो। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, आप क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते हो, लेकिन आप इसको चेंज ज़रूर कर सकते हो। ये वेरिएबल्स हैं, चेंजेबल हैं। इंट ए रखा है, ये मैंने एक इंटीजर का नाम रखा है कि ये ए है, ये इस कंटेनर का नाम ए है। इसमें भी मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। और इस तरह फ्लोट बी है, मैंने इस कंटेनर का नाम भी बी रखा है, ये इसने भी अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। और कैर है, इसने भी अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। अब इंट ए वाला जो कंटेनर है वो इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है, मतलब नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मतलब पॉइंट वाली। और जो कैर है वो करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है। इसलिए कंटेनर्स, ये जो कंटेनर्स हैं, एक किस्म के डिब्बे जो हैं, ये अलग अलग होते हैं, एक किस्म की चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते।
इसी तरह अगर मैं ए में 4 स्टोर कर सकता हूँ, बी में मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लाइक 3.14 स्टोर कर लेता हूँ। और कैर में मैं किसी करैक्टर को स्टोर कर सकता हूँ, और करैक्टर्स जो होते हैं इनको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख के स्टोर करते हैं। इसी तरह हम कोई अगर वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हैं कि वो कोई वैल्यू दे और हम उसको किसी कंटेनर में सेव करें, तो वो हम किस तरह देंगे? जब भी सी आउट हम लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट कर रहे हैं। अगर सी आउट के आगे हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो इसका मतलब कि हम स्क्रीन पर कुछ दे रहे हैं, यूज़र को दे रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर सी आउट दें और यहाँ पर लिखें यूज़र को कहने के लिए कि हमें कोई वैल्यू दो, हम उसको स्टोर करेंगे, किसी इंट में स्टोर कर लेंगे। अगर आप कोई फ़्लोट वैल्यू दोगे तो हम उसको फ़्लोट वाले कंटेनर में स्टोर कर देंगे। अगर आप कोई कैर देते हो तो हम उसको कैर वाले कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक ख़ाली जो है कंटेनर बना लेते हैं इंट डी के नाम से। हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ ऐसा समझे कि उसको हम अभी हमने खाली रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो हमें कोई वैल्यू दे जो कि कंटेनर डी में जाए, और कंटेनर डी की जो टाइप है वो इंटीजर की है, इंट है। तो उसको कोई नंबर देना पड़ेगा। हम उसको नंबर, उससे नंबर मांग रहे हैं कि आप कोई नंबर वाली वैल्यू दो, इंटीजर वैल्यू दो, कि वो इंट जो कंटेनर डी है उसमें जाकर स्टोर हो जाए, क्योंकि अभी वो खाली पड़ा है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम प्रिंट करते हैं यूज़र को कहने के लिए, हम सी आउट करते हैं स्क्रीन पर। सी आउट अब कैसे करते हैं? तो कोई भी अगर लाइन कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर हम लाइन लिखते हैं। हम लिखेंगे कि इंटर आ वैल्यू। हम मतलब यूज़र को कह रहे हैं कि आप कोई वैल्यू इंटर करो, फिर यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा वो जाएगी डी में। तो अब जो सी आउट कर रहा है वो जस्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, डी के अंदर वैल्यू को नहीं भेज रहा। डी के अंदर वैल्यू को भेजने के लिए हम सी इन का यूज़ करते हैं। तो सी इन लिख के हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखते हैं उसके आगे, मतलब कि ग्रेटर देन वाला जो सिंबल होते हैं वो उसको 2 दफ़ा लिखते हैं। जैसे सी आउट के आगे हमने लिखा हुआ है वो इंसर्शन ऑपरेटर होते हैं। इस तरह एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं। सी इन के आगे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे और आगे डी लिख देंगे। मतलब कि हम कह रहे हैं कि आप जो भी वैल्यू लिखोगे, जो भी आप वैल्यू इंटर करोगे, वो किस में जाएगी? वो डी में चली जाएगी और डी में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो ये जो सिंटैक्स होता है यूज़र से इनपुट लेने का, और एक इंटीजर या फ्लोट में या कैर में, या जो भी आपने जिस टाइप का कंटेनर बनाया है उसमें सेव करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए, यूज़र से लेकर स्टोर करने के लिए। तो जो कंपाइलर होता है वो कहता है कि मैंने यूज़र से जो है इनपुट भी ले लिया और उसको डी में स्टोर भी कर लिया, अब मैं क्या करूँ आगे? तो हम कहते हैं कि तुमने जो इनपुट लिया है, जो वैल्यू स्टोर की है, उसको सी आउट करो, मतलब उसको स्क्रीन पर दिखाओ कि यूज़र ने क्या वैल्यू इनपुट की है। तो उसके लिए हम लाइन सी आउट करेंगे कि द वैल्यू ऑफ डी इज़, मतलब कि हम डी की वैल्यू को प्रिंट करने से पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डी इज़। उसके बाद हम दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और इसके बाद हम डी को लिखेंगे। मतलब कि हम जो सी आउट करवा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि पहले आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, द वैल्यू ऑफ डी इज़। ये एज़ इट इज़ जैसे लिखी हुई है आउटपुट में वैसे ही लाइन आएगी, लेकिन उसके आगे जो डी लिखा हुआ है हमने, उसमें जो स्टोर वैल्यू होगी जो यूज़र ने इनपुट की है, डी की जगह हमें वो वैल्यू आउटपुट में मिलेगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमें पहले यहाँ पर स्टेटमेंट मिली है इंटर अ वैल्यू। तो मतलब वो हमसे कह रहा है कि आप कोई वैल्यू इंटर करो। तो फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू को इंटर करते हैं 20। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मुझे एक स्टेटमेंट मिली, दी वैल्यू ऑफ डी इज़ 20। मतलब कि डी की जगह जो वैल्यू हमें मिली है वो 20 मिली, क्योंकि हमने 20 इसको इनपुट की थी। और इसी तरह अगर मैं एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ए की वैल्यू तो ऑलरेडी स्टोर है 4, ए इज़ इक्वल टू 4 है। तो मैं यूज़र से इनपुट नहीं लूँगा 4 के लिए, मैं सिर्फ ए को प्रिंट करूँगा डायरेक्ट। मैं डी की जगह ए लिख देता हूँ। डी की जगह ए करने के बाद मैं यहाँ पर भी ए कर दूँगा
और ये करने के बाद जब मैं कोड को रन करूँगा सेव करके, तो सबसे पहले मैंने डी के लिए वैल्यू इंटर की और देखे मेरे पास 2 लाइनें प्रिंट हो रही हैं, द वैल्यू ऑफ डी इज़ 15 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज़ 4। अब ये जो दोनों लाइनें ये सेम लाइन में प्रिंट हुई, ये अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ मैं ये दोनों लाइनें अलग-अलग लाइन पे प्रिंट हो। तो इसके लिए यूज़ होता है एंड एल। मतलब कि हम अगर किसी लाइन के एंड में एंड एल लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइन को तोड़ दो और नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ। मतलब वहाँ के लाइन को एंड कर दो और नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ। तो जब मैं यहाँ पर एंड एल लिखूँगा और इसको रन करूँगा, तो सबसे पहले तो मेरे पास पूछेगा डी की वैल्यू और इसको एंटर करने के बाद जो मेरे पास दोनों लाइन है वो अलग अलग लाइन पे आई हैं। ये लाइनें क्यों आई हैं? क्योंकि मैंने पहले सी आउट के आगे एंड एल लिखा था, मतलब कि वहाँ पर लाइन एंड हो गई है। एंड एल के आगे जो भी स्टेटमेंट होगी वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगी। मतलब कि वहाँ पर लाइन को एंड करो और जो कुछ आगे है वो नेक्स्ट लाइन पर लिखो। और इसी तरह अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर, वो तो स्टोर है ऑलरेडी, तो मैंने जस्ट प्रिंट करनी है बी की वैल्यू को और मैं यहाँ पर बी लिखूँगा और यहाँ बी लिखने के बाद मैं यहाँ पर भी चेंज करके बी लिख दूँगा। ये करने के बाद मैं कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा और रन करूँगा। तो मेरे पास पहले डी की वैल्यू पूछेगा, वो मैंने दी 20 और उसके बाद मेरे पास 2 लाइनें प्रिंट हुई हैं। मतलब कि दूसरी लाइन जो आई है वो बी की आई है 3.14। उसके बाद होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं जो हम लिखते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे कोड को कोई अफेक्ट ना करें, वो एग्जीक्यूट ना हो। वो जस्ट हम अपनी आसानी के लिए हेडिंग्स के तौर पर लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ कमेंट। अगर मैं इसी तरह इसको रन करूँगा तो मेरा जो है कंपाइलर वो एरर थ्रो करेगा क्योंकि उसे ये लाइन समझ नहीं आएगी कि ये लाइन का मतलब क्या है, ये क्या है। इसलिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम अगर कोई लाइन लिखें वो कोड में एग्जीक्यूट ना हो, वो एरर थ्रो ना करे। हम इसलिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। और कमेंट्स किस तरह लिखते हैं? कमेंट्स को हम डबल स्लैश करके कमेंट्स को इस तरह लिख सकते हैं और इसके बाद मैं सेव करने के बाद अगर मैं अब रन करूँगा तो अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। अब मेरा कोड बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो हम कमेंट्स इसलिए बनाते हैं कि जो बड़े बड़े कोड्स होते हैं या तो हम उसको समझें कि ये कोड किस चीज़ के लिए है, या तो हम एक कमेंट ऊपर लिख दें कि ये जो कोड है ये इस चीज़ के लिए हमने बनाया हुआ है। हम एक छोटा सा कमेंट उसके ऊपर लिख सकते हैं हेडिंग के तौर पर। तो हम इसके लिए हमें पूरा कोड पढ़ना नहीं पड़ता उसको समझने के लिए कि एक्चुअली ये कोड था किस चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ एक छोटा सा कमेंट लिख लेता हूँ, यूज़ टू गेट वैल्यू ऑफ डी, और इस कमेंट को मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ जो मैंने डी की वैल्यू लेने के लिए बनाया था। तो बजाय कोई मेरा कोड को, मेरे प्रोग्राम को समझने के, वो कमेंट को रीड करेगा और उसे पता चल जाएगा ये जो प्रोग्राम है ये डी की वैल्यू लेने के लिए बनाया गया है। और इसी तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो हैं ये डेटा टाइप्स हैं, ये इंट, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स हैं। और ए बी सी वेरिएबल्स हैं, ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसके नाम लिखने के भी, उसको भी आगे चलकर देखेंगे वेरिएबल्स को। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है आज के लिए। आप इसको इंट बनाकर देखें, फ्लोट बनाकर देखें, कैर बनाकर देखें और सी आउट करें, सीन करें, इनपुट करें, आउटपुट करें। इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, आप इस चीज़ को समझें। इसमें सब कुछ बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक है और आई थिंक बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए जो बिगनर्स है, जिन्होंने सी प्लस प्लस अभी स्टार्ट किया है, जिनको सी प्लस प्लस का कुछ नहीं पता, तो ये उनके लिए है। तो वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।